हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हमने आपको ये समझा दिया था कि यदि कोई कांस्टेंट फोर्स है या कोई वेरिएबल फोर्स है तो उसके कारण हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। और आज के लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, मतलब संरक्षी और असंरक्षी बल क्या होते हैं। साथ साथ ये भी देखेंगे कि यदि इन दोनों फोर्सों के कारण कोई वर्क डन किया जाए या कोई कार्य किया जाए तो उस कार्य का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। कई बार आपने एग्जाम पेपर्स में देखा होगा या ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर में अक्सर आते हैं, कई बार सुना होगा कि कंजर्वेटिव फोर्स के कारण यदि कोई राउंड ट्रिप ली जाए या कोई क्लोज पाथ कवर किया जाए, बंद पथ कवर किया जाए, तो उसमें किया गया वर्क डन 0 होता है। नॉन कंजर्वेटिव ऐसा नहीं होता। अभी ये सारी बातें प्रैक्टिकली समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए, आज आपका कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालें आप, कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ जी, हिंदी में क्या लिखेंगे आप, संरक्षी बल। तो कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन सुने ध्यान से, कोई लिखेगा नहीं, पहले केवल समझते रहो, बाद में टाइम देंगे लिखने के लिए। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स है जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाएगा तो वह कार्य इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करेगा, रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगा। रिपीट कर रहे हैं, यदि किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के कारण पॉइंट ए से हमको बी तक जाने में कोई कार्य करना है, किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के कारण ए से लेके बी तक जाने में कोई कार्य करना है, तो यदि यहाँ किया गया कार्य डब्ल्यू ए बी है तो आप चाहे ऐसे चले जाओगे तब भी डब्ल्यू ए बी होगा, आप ऐसे चले जाओगे तब भी डब्ल्यू ए बी होगा। कहने का मतलब तीनों रास्तों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब तीनों रास्तों के वर्क डन पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा यदि ये कार्य कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया है। नहीं सर, ये तो सारी थ्योरेटिकल बातें हैं, हमको चीज़ें प्रैक्टिकली समझाओ। हालांकि हम जो अभी न्यूमेरिकल आपको बता रहे हैं वो हम करवाएंगे भी, पहले एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, प्रैक्टिकली समझ लो। ये कोई मास एम मास का ब्लॉक है जो ए पॉइंट पे रखा है और हमको एच हाइट ऊपर बी पॉइंट तक इसको लेके जाना है, ठीक है। तो यदि एक एम मास को यहाँ लेके जाना है तो हम पूछ रहे हैं कि बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। ध्यान रखना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक संरक्षी बल है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण कार्य जो है वो केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, मतलब केवल ए और बी पे डिपेंड करेगा, रास्ते पे नहीं। तो चलिए, हम इस मास को कहाँ ले जाना चाहते हैं, ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो हम ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ऊपर की तरफ, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। दोनों के बीच में एंगल कितना, 180 डिग्री। तो बताइए एम मास के पार्टिकल को यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर एम जी एच कॉस 180। तो क्या लिख सकते हैं, माइनस एम जी एच, क्या आ गया, ये ए से बी तक जाने में कार्य आ गया। नहीं सर, हमको ये रास्ता में मज़ा नहीं आया, हमको दूसरे रास्ते से लेके चलो, ठीक है। ये पार्टिकल सॉरी ये पॉइंट क्या है, ए। तो यहाँ आपका मास रखा है, आप ऐसा करो, पहले ए से सी तक जाओ, फिर सी से डी तक जाओ और फिर डी से कहाँ जाओ, बी तक। कहने का मतलब अल्टीमेटली आपको बी पहुंचना है, लेकिन आपने रास्ता सीधा ना लेके ऐसा ले लिया। चलिए इस पर देख लेते कितना कार्य आता है। तो एम मास के पार्टिकल को कहाँ लेके जा रहे हो, आगे। एम जी कहाँ लग रहा है, नीचे। ध्यान रखना, हम ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लगने वाला वर्क डन निकाल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो किया गया कार्य है ना उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हम एम जी को कंसीडर कर रहे हैं। इसको ले जाने में ऊपर वाला फोर्स भी काम आएगा, उसको कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि उसको कंसीडर कब करेंगे, जब हम एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य निकालेंगे। रिपीट कर रहे हैं, हमने यदि यहाँ एफ लिख दिया क्योंकि इस किसी न किसी फोर्स के कारण तो इसको ऊपर ले जाया जाएगा। तो यदि हम एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स इंटू एच इंटू कॉस 0 लिखेंगे, क्योंकि हाइट भी ऊपर है और आपका बाह्य बल भी ऊपर है, लेकिन यहाँ हम ग्रेविटी के कारण कार्य कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यदि वर्क कैलकुलेट करेंगे तो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए इधर आ जाओ, ग्रेविटी कहाँ है, नीचे। पार्टिकल कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ। एंगल कितना, 90 डिग्री। तो डब्ल्यू ए सी बराबर कितना, 0, क्योंकि कॉस 90 कितना होता है, 0। बात आया समझ में, कॉस 90 कितना, 0।
तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना कार्य है, 0। ठीक है, अब मास कहाँ है, सी पे। सी से कहाँ ले जाना चाहते हो इसको, कितनी हाइट, एच हाइट ऊपर ले जाना चाहते हो, ऊपर ले जाना चाहते हो ना, तो नीचे क्या लग रहा है, एम जी। आप कहाँ जाना चाहते हो, ऊपर। एंगल कितना, 180 का। तो बताओ डब्लू सी डी कितना आ गया, माइनस एम जी एच। आया कि नहीं, आ गया सर। चलो पार्ट मास कहाँ पहुँच गया, अब यहाँ से कहाँ ले जाना चाहते हो, बी पॉइंट पे। ये कहाँ लग रहा है, नीचे एम जी। आप जाना चाहते हो इधर, एंगल कितने डिग्री का, 90 का। तो डब्लू कहाँ से, डी से कहाँ तक, बी तक, बराबर कितना, 0, क्योंकि cos 90 0 होता है। तो हम भी पूछे कि बताइए ए से लेके जो आपने यात्रा तय की है बी तक जाने की, तो क्या लिखोगे आप, डब्लू, पहले हम सब सी के पास गए, फिर हम सी से डी के पास गए, फिर हम डी से बी के पास गए। तो हम क्या लिखेंगे, सर ये तो 0 है, ये माइनस एम जी एच है, और ये कितना है, 0। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया, एम जी एच। तो कहने का मतलब चाहे आप सीधे चले जाएं तब भी माइनस एम जी एच, और ऐसे घूम के चले जाएं तब भी माइनस एम जी एच। क्यों, दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए बराबर आया है। पहली बात तो ये वर्क डन आप कैलकुलेट कर रहे हो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण, और ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। आप कहेंगे सर ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव क्यों है, ये रहा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क डन आप किसी भी रास्ते से देख लें एम जी एच आएगा, प्रूफ हो रहा है, इसलिए वो कंजर्वेटिव है। तो यदि कंजर्वेटिव फोर्स है तो हम क्या कहेंगे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, बाहर में जाए किस रास्ते से जा रहा है। आप हमेशा पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट देख लें, किसी भी रास्ते से जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बात आया समझ में। जैसे किसी ने कह दिया आपसे, हालांकि हम सारे एग्जाम्पल करवाएंगे पर कोई बात नहीं, यहाँ तक करवा देते हैं। कोई पार्टिकल क्या है, यहाँ पे रखा है कोई बॉक्स, और उसको यात्रा करनी है बी तक की, ठीक है, उसको दे रखा है ये कि एच हाइट पे जाना है। तो बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन क्या होगा। कई सोचेंगे अरे यार इसको ऐसे ले जाना पड़ेगा तब जाके वर्क डन कैलकुलेट होगा, क्योंकि पार्टिकल कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा, और एम जी कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। अरे काहे निदागरी कर रहे हो, यहाँ से यहाँ चले जाओ, यहाँ से यहाँ चले जाओ, वर्क डन तो बराबर ही आएगा। क्यों, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के कारण इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखना है, तो क्यों दिमाग लगा रहे हो यहाँ से यहाँ तक जाने में। यहाँ से यहाँ तक जाओ 0, यहाँ से यहाँ तक एम जी एच, तो आंसर कितना आएगा इसका भी, एम जी एच माइनस में। ये लो जी, बात आया समझ में, ठीक है। चलिए, तो इस एग्जाम्पल को भले ही आप नोट ना करें, हम अच्छे से करवाएंगे, पर आज सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो लिखिए, हाँ जी क्या लिखेंगे, ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया कार्य केवल प्रारंभिक, मतलब इनिशियल पॉइंट, केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। हम सारी भाषा मिक्स कर दिए हैं इसमें, और वजह आप जानते ही हैं, ठीक है। सभी के साथ हमारा समान संवेदना है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के साथ। इस वजह से ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया कार्य केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर निर्भर करता है, पाथ पे नहीं, मतलब रास्ते पर नहीं। और क्या भाषा में लिख सकते हैं इसको, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स is do not depend, force do not depend on path, ठीक है, मतलब रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। लिख लो फटाफट भाई। चलिए आगे हम आपको लिखवाते हैं। एग्जाम्पल लिखो भाई। एग्जाम्पल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। एग्जाम्पल यहीं लिख देते हैं, वहाँ डेरिवेशन करवाएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स और
स्प्रिंग फोर्स F बराबर के एक्स पढ़े हो? स्प्रिंग फोर्स। और बताइए याद है? विद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स कूलाम बल, वो भी इसी में आता है। इलेक्ट्रिक फोर्स फॉर्मूले याद है क्या आपको? नहीं है तो लिख लो। ग्रेविटेशनल फोर्स G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। किसी को ये पसंद नहीं आ रहा हो, इसकी एलर्जी हो तो ये भी लिख लेना भाई। हाँ जी, इलेक्ट्रिक कूलाम फोर्स K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और बताइए F बराबर माइनस के एक्स। तो ये तीनों फोर्स कैसे हैं? कंजर्वेटिव। अभी हालांकि हम आगे टॉपिक लेंगे सेंट्रल और नॉन सेंट्रल का, फिर भी लिख लो कि ये जो दोनों फोर्स है यहाँ पे, ये कैसे हैं? सेंट्रल फोर्स मतलब केंद्रीय बल। और ये कैसा है? नॉन सेंट्रल मतलब ये कंजर्वेटिव तो हैं तीनों, लेकिन इन कंजर्वेटिव में से ये दोनों सेंट्रल है, ये सेंट्रल नहीं है। सेंट्रल का मतलब ऐसा फोर्स जो केवल केंद्र की तरफ लगता रहे या जिसकी क्रिया रेखा हमेशा केंद्र की तरफ हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भी समझा दें, हालांकि टॉपिक हम लिखवाएंगे। जैसे ये सन है, ठीक है, और ये है हमारी पृथ्वी माता, मतलब माँ है पृथ्वी माँ। तो ये चक्कर लगा रही है इसके चारों ओर। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ काम कर रहा है? हमेशा सेंटर की तरफ। यहाँ यदि अर्थ पहुँचेगी तो यहाँ भी सेंटर की तरफ, यहाँ यदि अर्थ पहुँचेगी तो यहाँ भी सेंटर की तरफ, यहाँ यदि अर्थ पहुँचेगी तो यहाँ भी सेंटर की तरफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल मतलब केंद्रीय, केंद्र की तरफ कार्य करने वाला फोर्स। अभिकेंद्रीय बल सेंट्रल फोर्स। कूलाम बल यदि यहाँ नाभिक कर दें और इसको इलेक्ट्रॉन घोषित कर दें तो कूलाम बल हो जाएगा, और कूलाम बल हो जाएगा तो वो कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स। एक बात ध्यान रखें हमेशा, क्वेश्चन मैकेनिक्स में भी इसको पढ़ाएंगे, समझाएंगे कि सभी सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, लेकिन सभी कंजर्वेटिव फोर्स सेंट्रल नहीं होते। प्रूफ भी कर रहे हैं। दोनों कैसे हैं? सेंट्रल के 100% कंजर्वेटिव, लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स जरूरी नहीं है कि सेंट्रल हो। ठीक है, लिख लो, ये बात लिखवा देते हैं यहाँ लगा नोट लगा के। सभी केंद्रीय बल संरक्षी या कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, जबकि सभी कंजर्वेटिव फोर्स केंद्रीय नहीं होते, केंद्रीय बल या सेंट्रल फोर्स नहीं होते। ये बात स्टार लगा के लिख लें, काम आएगी। ठीक है, फटाफट नोट करें, एग्जाम्पल चालू करवाते हैं आपके। हाँ जी, चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। एक ऐसा न्यूमेरिकल करवाएंगे जिससे सारे कॉन्सेप्ट जो है कंजर्वेटिव फोर्स के वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए ऐसा करते हैं, रुको, न्यूमेरिकल करवाने से पहले एक और बात हमको कंजर्वेटिव फोर्स के लिए लिखवानी है, और वो बात है कि क्लोज पाथ के लिए कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया जो वर्क डन है वो 0 होता है। इस बात को आप एक बार नोट कर लें पहले, इस न्यूमेरिकल बाद में करवाएंगे। हाँ, तो क्या बात लिखेंगे? जैसे हम पहले समझा देते हैं, ए से आपने चलना चालू किया या किसी पार्टिकल ने कंजर्वेटिव फोर्स के, चलो यहाँ ले लेते हैं इस बार, यहाँ से समझ में अच्छा आ जाता है क्योंकि ग्रेविटी का एग्जाम्पल लग जाता है। पार्टिकल या ब्लॉक पॉइंट ए पे रखा है और ए से हमको कहाँ लेके जाना है? बी पॉइंट पे लेके जाना है। ठीक है, तो ए से बी तक ले जाने में आप ए से बी तक गए, फिर बी से ए तक आए, तो ए से बी तक जाने में और जितना वर्क डन होगा कितना होगा? -mg। h और बी से ए तक आने में वर्क डन होगा +mgh। और हम पूछें कि बताओ ए से बी तक फिर बी से ए तक कंप्लीट, इसको कह सकते हैं राउंड ट्रिप, मतलब लौट के वापस आने में किया गया वर्क डन कितना है? +mgh, या फिर पहले सिंबॉलिक लिख लो WAB + WBA। क्या लिखोगे? -mgh + mgh बराबर कितना? 0। किसमें? WA से B तक और B से A तक।
सर समझ में नहीं आया, देख लो ये तो हम समझा दिए हैं। हम यदि ए से बी तक जा रहे हैं, मतलब डब्ल्यू ए भी निकाल रहे हैं, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा एम जी, ऊपर की तरफ क्या लगेगा एच। एंगल कितने डिग्री का है 180 का, तो कितना आएगा ये माइनस एम जी एच। इधर देखो नीचे की तरफ क्या लगता है एम जी, और हम कहाँ से निकाल रहे हैं बी से, मतलब पार्टिकल भी नीचे आ रहा है, तो दोनों एक ही दिशा में, तो थीटा बराबर कितना डिग्री 0 डिग्री। तो यहाँ कितना आएगा एम जी एच कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो एम जी एच आ गया, और दोनों को जोड़ दोगे तो आंसर कितना 0। ठीक है, तो इस बात से प्रूफ क्या होता है कि राउंड ट्रिप में या क्लोज पाथ में तो क्या लिखेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब संरक्षी बल द्वारा क्लोज पाथ या बंद पथ, क्लोज पाथ या बंद पथ या राउंड ट्रिप में किया गया कार्य सदैव 0 होता है। ध्यान रखना भाई। चलो हाँ जी, एक बात और विशेष ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें। ओहो कितना विशेष है सर, अरे पूछो मत कितना विशेष है, इतना विशेष है, इतना विशेष है क्या बताएं। नोट लगा के ये बात लिखनी है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो स्थितिज ऊर्जा होती है, वो केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइन होगी। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कभी स्थितिज ऊर्जा डिफाइन नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती। तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पीई केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइन होती है, मतलब व्यक्त होती है। ये ध्यान रखें। हाँ जी, क्या कह रहे हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी केवल कंजर्वेटिव फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब स्थितिज ऊर्जा केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइन होगी। हालांकि हम पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक अभी बहुत बड़ा लेने वाले हैं, उसमें समझाएंगे पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान रखना एक बात और, पोटेंशियल एनर्जी कुछ होती नहीं है, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है, बात को समझना। खैर आगे बात करेंगे डिटेल में, जब टॉपिक लेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो ये ध्यान रखें आप, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी ही डिफाइन होगी, इसके अलावा नॉन कंजर्वेटिव के लिए नहीं होती। अब देखते हैं एग्जाम्पल। ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोशिश करेंगे कि जितने भी हमने राउंड ट्रिप वाला पढ़ाया है, हमने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाया है अभी, और अभी हमने आपको पाथ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होने की बात कही, वो क्लियर हो जाए। लेकिन क्वेश्चन लेने से पहले फिर हमारे पास एक दिमाग में चीज़ आ रही है, हाथ की हाथ एक और कवर कर लेते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि इसके भी एग्जाम्पल सीधे तौर पे ले लेंगे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, चलिए, तो ये जस्ट उसका उल्टा है। उल्टा कैसे है, कंजर्वेटिव फोर्स किस पे डिपेंड करता था, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड तो करेगा ही करेगा, साथ साथ पाथ पे भी डिपेंड करेगा, मतलब रास्ते पर भी डिपेंड करेगा। क्यों करता है अभी समझेंगे। तो हम क्या लिखते हैं, असंरक्षी बल या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पाथ डिपेंडेंट होता है। ठीक है, और दूसरी पॉइंट क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं असंरक्षी बल द्वारा, असंरक्षी बल द्वारा बंद पथ में किया गया कार्य 0 होगा कि नहीं होगा। बंद पथ में किया गया कार्य वर्क डन इन क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0, सॉरी नॉन जीरो, जीरो नहीं होगा। हाँ, असंरक्षी बल के द्वारा बंद पथ में किया गया कार्य 0 नहीं होता। नहीं को बड़ा बड़ा लिख देना भाई, क्योंकि ये बात बोलनी नहीं है, नहीं होता। ठीक है, हाँ जी, चलिए साहब, बस 2 बातें बहुत है, एग्जाम्पल और लिख लो। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, घर्षण बल मतलब फ्रिक्शन फोर्स, रुक जाओ, फ्रिक्शन फोर्स मतलब घर्षण बल। और बताओ, और सर हवा के द्वारा लगाया गया प्रतिरोध, एयर फ्रिक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बॉल को ऊपर फेंके तो हवा उसको रोकना चाहती है,
नीचे बॉल आती है तब भी हवा उसको रोकना चाहती है, तो भी एयर फ्रिक्शन है। हालांकि फिजिक्स के हम जितने भी फिनोमेना पढ़ते हैं, आपको न्यूटन्स लॉ पढ़ाए, जितना भी हम और कुछ पढ़ते हैं, उसमें एयर फ्रिक्शन को लगभग नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। लेकिन जब हम आपको वेव एंड ऑसिलेशन पढ़ाई थी तो उसमें कहा था कि जब पेंडुलम घूम रहा है तो डैम्पिंग नेचर का होता है, मतलब डैम्प्ड ऑसिलेटर की तरह व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि हवा क्या करती है, उसको रोकती है और धीरे 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 करके वो रुक जाता है। लेकिन आइडियल सिचुएशन में हमारा जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो हमेशा अनंत काल तक क्या करता रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली उसमें डैम्पिंग होती है, उसमें अवमंदन होता है, एयर फ्रिक्शन लगता है, और भी जहाँ से वो लटक रहा है वो भी फ्रिक्शन शो करता है। इस वजह से धीरे धीरे क्या होता है, वो रुक जाता है। यदि कोई चाहता है कि नहीं नहीं साहब, हमको तो ऐसा पेंडुलम चाहिए जो रुके नहीं, तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट लाए, ड्राइवन फोर्स का, मतलब ड्राइवन ऑसिलेटर का, जिसमें बाहर से एक फोर्स अप्लाई किया जाता है और वो उस जो पेंडुलम है उसके एम्पलीट्यूड को मेंटेन करके रखता है। हम सारे डेरिवेशन सहित 3 चैप्टर पढ़ाए थे इसके, हार्मोनिक ऑसिलेटर, डैम्पिंग और ड्राइवन पढ़ा चुके हैं वेव एंड ऑसिलेशन में, पढ़ भी लिया है आपने, तो चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएंगी। हाँ जी, तो एग्जाम्पल क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, एयर फ्रिक्शन, और भी कई सारे बल हम लिखा देंगे, धीरे धीरे आते रहेंगे, लिखाते जाएंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल भी करवा देते हैं, हाथ का समझ लो। नहीं सर, हमको तो ये बताओ कि जैसा कि अभी आपने कहा कि माना ए से कोई व्यक्ति चला या कोई बॉक्स को हमने खिसकाया आगे की तरफ और खिसका के हम बी पॉइंट तक लेके गए यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमको एस डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो बताइए फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा ए से बी तक जाने में कितना कार्य होगा, बी से ए तक जाने में कितना कार्य होगा, और राउंड ट्रिप मतलब ए से बी तक, बी से ए तक आने में कुल कार्य कितना होगा। तो यदि हम ए से बी तक जा रहे हैं, ए से कहाँ जा रहे हैं, बी तक, तो देखो हम जा रहे हैं आगे की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगता है, पीछे की तरफ, तो क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाई कॉस 180 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा माइनस एफ आर एस। अब एफ आर का वैल्यू कैसे निकालते हैं, नीचे क्या होता है जी, एम जी, ऊपर क्या लगता है, रिएक्शन फोर्स। माना इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दे रखा है, तो क्या लिखोगे, हम जानते हैं सर एफ आर बराबर होता है म्यू इंटू रिएक्शन फोर्स प्रतिक्रिया बल मल्टीप्लाई बाई एस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, म्यू एम जी एस। क्या आ गया, ये ए से बी तक जाने में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया सर। चलो ऐसा करो, अब यहाँ देख लो इसको, बी से ए तक जा रहे हैं। अब देखो सर, यहाँ बनाते हैं डायग्राम दोबारा से, कहाँ जा रहे हैं, बी से कहाँ जा रहे हैं सब, ए की तरफ, नीचे क्या लगता है, एम जी, ऊपर रिएक्शन फोर्स, पीछे फ्रिक्शन। पीछे फ्रिक्शन क्यों लगाया, क्योंकि इस बार डिस्प्लेसमेंट यहाँ है, इस बार इसको यहाँ खिसका रहे हो, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का, आपेक्षिक गति का विरोध करता है। वो कहता है कि तू इधर कैसे गया, मैं तेरे को रोकूंगा। तो जैसे ही इधर गया फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। तो बताइए हम कहाँ जा रहे हैं, आगे की तरफ, फ्रिक्शन कहाँ है, पीछे की तरफ, एंगल कितना, यहाँ भी 180। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स में ग्रेविटेशन पढ़ाया था, वहाँ क्या होता है कि एंगल चेंज हो जाता है। यदि हम यहाँ से यहाँ जा रहे थे तो क्या लिख रहे थे, यहाँ से यहाँ तक जाने में 180 का एंगल, और यहाँ से यहाँ तक जाने में 0 का एंगल। यहाँ एंगल चेंज हो जाता है, जबकि यहाँ नहीं होता। यहाँ जाओगे तब भी 180, यहाँ आओगे तब भी 180। तो डब्ल्यू बी ए बी कितना आएगा, माइनस, नीचे वाला आंसर रिपीट हो जाएगा, एफ आर इंटू एस, मतलब माइनस म्यू एम जी एस। क्या आ गया, ये आ गया डब्ल्यू बी ए। तो ये बताइए कि डब्ल्यू ए से बी तक और बी से वापस ए तक आने में कितना कार्य होगा। तो सर डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी ए, हाँ जी, डब्ल्यू ए बी कितना है, माइनस एफ आर इंटू एस, प्लस बी ए कितनी, ये भी माइनस एफ आर इंटू एस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, सॉरी माइनस माइनस क्यों, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो 2 एफ आर एस या 2 म्यू एम जी एस, ए से बी तक और बी से ए तक। तो देखो क्या पता चला, ये पता चला कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन है, फ्रिक्शन। बात को ध्यान से सुनना, लिखो मत, रुक जाओ।
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के द्वारा किया गया कार्य जीरो नहीं हुआ, किस में? क्लोज पाथ में। कैसे पता चला? ये रहा, ए से बी तक गए, बी से ए तक गए, तो ए से बी तक जाने में फ्रिक्शन माइनस एफ आर एस, बी से ए तक माइनस एफ आर एस, दोनों को जोड़ दो तो माइनस 2 एफ आर एस। एफ आर क्या है? फ्रिक्शन फोर्स, जिसका वैल्यू म्यू एम जी होता है। तो हमने देखा कि ए से बी तक, बी से ए तक, मतलब लौट के उसी पॉइंट पे आ गए, क्लोज पाथ हो गया, बंद हो गया है पाथ। उसके बाद भी हमारा जो फ्रिक्शन है वो जीरो नहीं होता, मतलब फ्रिक्शन के द्वारा किया गया कार्य जीरो नहीं होता, डबल हो जाता है, जुड़ जाता है। इस वजह से कह रहे हैं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्लोज पाथ में किया गया कार्य किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? शून्य होता है और शून्य नहीं होता है। हम भी क्या बोल रहे हैं? संरक्षी बल द्वारा बंद पथ में किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। सर ये बात तो आपने प्रूफ कर दी, इसको भी कर दो। इसको तो आप ही कर सकते हो। अरे भाई कैसे करें? चलो इसको लिख तो लो, फिर तो करेंगे प्रूफ। फटाफट लिखो इसको, फिर प्रूफ करते हैं। हाँ जी, देखें एग्जाम्पल, देखो भाई, अब चालू करते हैं प्रॉपर एग्जाम्पल। एक जो एग्जाम्पल करवा रहे हैं वह एग्जाम्पल कई सारी बुक्स में है और परमानेंट एग्जाम्पल है। वो एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके हेल्प से हम कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, क्लोज पाथ वाला कॉन्सेप्ट, ओपन पाथ वाला कॉन्सेप्ट, डिपेंडेंसी, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए। तो एक एम मास का ब्लॉक है जिसको हमें ए से बी तक, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है? ए, और ए से कहाँ लेके जाना है? बी पॉइंट पे, और ये आपको दे रखा है 45 डिग्री का। ठीक है, और ये जो हाइट दे रखी है ये दे रखी है आपको एस। रिपीट कर रहे हैं, एक ब्लॉक है जिसका द्रव्यमान कितना है? एम, और इस एम मास के ब्लॉक को ए से बी तक लेके जाना है और ये एस डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो बताइए हमको कि ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ए से बी तक पहुंचने में कितना कार्य करना पड़ेगा, बी से ए तक पहुंचने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ए से बी तक और बी से ए तक राउंड ट्रिप में कितना कार्य करना पड़ेगा। फिर अगले क्वेश्चन में देंगे यदि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है तो बताइए फ्रिक्शन फोर्स को ए से बी तक जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, बी से ए तक आने में कितना कार्य करना पड़ेगा, टोटल कार्य कितना होगा। वैसे यदि हम ये पूछें कि इस सवाल को ए से बी तक ले जाने में ब्लॉक को कार्य कितना है, तो आप एक नहीं 4 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं कार्य निकालने के। कोशिश करेंगे कि चारों तरीकों को आपको समझाएं जिससे आप फटाफट किसी भी सिचुएशन में काम कर सकें। ठीक है, हाँ चलो, तो पहले क्वेश्चन पूरा लिख दें। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन का लैंग्वेज है गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा ए से बी तक जाने में ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, है ना, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए एंड ए टू बी एंड बी टू ए, मतलब राउंड ट्रिप। 3 क्वेश्चन है इसमें और तीनों क्वेश्चनों का जवाब आपको देना है। तो चलिए, अब कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ बोर्ड पे देखोगे आप। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, नाम दे देते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला क्वेश्चन बोर्ड पे देखो ध्यान से, इतना दिमाग नहीं लगाना है। सर ये नीचे क्या लग रहा है? एम जी, क्योंकि आपने कहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क निकालना है, तो नीचे क्या लग रहा है जी? एम जी लग रहा है। और सर पूरे में हम घूम रहे हैं, ए से बी तक चले जाएं, एम जी कॉन्स्टेंट रहेगा। तो सर कंजर्वेटिव फोर्स वाला काहे लगा रहे हो? आप सीधा सीधा ये नहीं लगा सकते कांस्टेंट फोर्स वाला फॉर्मूला। यदि कांस्टेंट फोर्स हो तो वर्क डन कैसे निकालते हैं? एफ एस कॉस थीटा से। हम क्यों दिमाग लगाएं? कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, ये है, वो है। कई सारे बच्चे ये दिमाग लगाना चालू कर दिए होंगे कि सर इधर तो एम जी साइन थीटा, इधर है एम जी कॉस थीटा। रुको, सब्र करो। हाँ जी, आजकल बहुत चल रहा है ये यूट्यूब पे, रुको सब्र करो, अभी और देखो। तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा, तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा है, तो F क्या है सर? एम जी है। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए से बी तक का S है। ओके, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, जाना चाहते हैं इधर, एम जी लग रहा है इधर, और कॉस थीटा क्या बताया था? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो ये क्या है? एंगल।
किस किस के बीच का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। चलो जी, ये कितना है जी सर, ये तो 90 है और ये 45 है, तो ये भी कितना है 45, 90 और 45 कितना 135, कॉस 135। सर कॉस 135 तो हमको पता ही नहीं है, क्यों टेंशन ले रहे हो। इसको ऐसा लिख सकते हो कॉस 90 + 45, हाँ जी क्या लिखेंगे MGS साइन 45, ठीक है। यदि थीटा दे रखा है तो थीटा लिखोगे और 45 दे रखा है तो 45 लिखोगे। तो आंसर कितना आ गया, ऐसा करो थीटा मान लो, जिससे क्या होगा सवाल की गरिमा बनी रहेगी। गरिमा सा मतलब पूरा जो है जनरल इक्वेशन नहीं बन जाएगा, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रख रहे। कितना आ जाएगा -MGS साइन थीटा। रिपीट करें, हमने सिंपल फॉर्मूला लगाया है FS cos थीटा, F क्या है नीचे वाला MG, S क्या है ऊपर की तरफ, थीटा क्या है 135 नहीं, इसको टोटल थीटा लिख लो। कैसे पता, इसको ऐसा करते हैं हम थीटा डैश मान लेते हैं। चलो पूरे को एक बार वापस समझा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा कचरा हो गया है, ये लो जी एक बार और समझ लो। हाँ जी, नीचे क्या लग रहा है जी MG, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क डन चाहते हैं। आप जा कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ये एंगल निकालना है थीटा डैश, और यदि ये थीटा डैश है तो थीटा डैश बराबर क्या आएगा 90, क्योंकि यहाँ तक कितना है 90 और ऊपर वाला कितना है थीटा, तो ये क्या आ जाएगा थीटा। तो 90 प्लस क्या आ गया थीटा। कई सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया कि ये वाला थीटा कैसे है। अरे भाई ये देखो, ये और ये एक जैसा नहीं है, एक जैसा ही है, तो फिर 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा लिख दिया इसको हमने, तो क्या आ गया माइनस साइन 90। चलो ये तो हो गया मेथड फर्स्ट, मतलब ऐसे हम एक वर्क डन निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका जो आप सोच रहे थे वही है, जो आप कलाकारी लगा रहे थे दिमाग में वही है, MG साइन थीटा MG कॉस थीटा, वैसा ही निकालेंगे। ये क्या है सर, ये थीटा दे रखा है, यहाँ क्या है, यहाँ मास M है, कहाँ जाना चाहता है S डिस्टेंस कवर करना चाहता है, ठीक है करवा देंगे साहब। नीचे क्या लगता है, नीचे MG लगता है, ओके। और यदि हम ऐसे बनाएं तो बना लो सर, कोई तकलीफ नहीं है। ये क्या हो गया जी, ये हो गया थीटा, तो ये क्या हो गया जी MG कॉस थीटा, तो इधर क्या हो गया MG साइन थीटा। अब देखो इधर ध्यान से, पार्टिकल कहाँ जा रहा है ऊपर की तरफ, कितना S डिस्प्लेसमेंट, आपका फोर्स कहाँ लग रहा है, किसके विरुद्ध आप काम कर रहे हो, MG साइन थीटा के विरुद्ध आप काम कर रहे हो, तो फोर्स, हाँ जी सॉरी वर्क डन, देखो इधर FS कॉस थीटा, F कितना MG साइन थीटा, ये क्या है F, S कितना है S तो S है, और कॉस थीटा कॉस 180। क्यों सर, क्योंकि आप आगे की तरफ जा रहे हैं, ये कहाँ है पीछे की तरफ, तो एंगल कितना है 180 का, तो क्या लिखेंगे -MGS साइन थीटा। देखना आंसर बराबर आ रहा है क्या, अरे देखो आंसर बराबर आ रहा है क्या, आंसर बराबर आ रहा है, अभी तो और आएगा, मज़ा आ जाएगा आपको, बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट एक ही झटके में क्लियर। नहीं सर, हमको A से B तक जाने में मज़ा ही नहीं आया, हमको तो पहले यहाँ से यहाँ जाना है, फिर यहाँ से यहाँ जाना है, जैसे कि हम पहले लेके गए थे। तो चलो ऐसे कर लेते हैं, हमारा क्या फ़र्क पड़ता है, बस समय ही खराब होता है। और यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो समय भी कीमती है। तो देखो इधर जी, A से कहाँ जाना चाहते हैं B, पहले आप यहाँ जाना चाहते हैं फिर यहाँ जाना चाहते हैं, हम पहले करवा चुके हैं इसलिए सीधा बता रहे हैं। देखो इधर ब्लॉक को पहले यहाँ रखा है, तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है MG, आप इधर जाना चाहते हैं, एंगल कितने डिग्री का 90 का, इसका मतलब A से C मान लें इसको, तो WAC कितना 0, ओके। और अब आपको कहाँ लेके, ब्लॉक यहाँ पहुँच गया, यहाँ से कहाँ जाना चाहता है ऊपर, ग्रेविटी कहाँ है सर, ग्रेविटी नीचे है, लेकिन सर आपको तो ये दे रखा है ना, आपको तो ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो कर लेंगे। ये कितना दे रखा है थीटा, बताओ साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। थीटा के सामने क्या है परपेंडिकुलर, दैट इज H, और कर्ण क्या है S, दैट इज S, तो H बराबर क्या आ गया S साइन थीटा। तो चलिए हमको C से B तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, सॉरी कितना वर्क डन लगेगा C से B तक, FS cos थीटा, तो WCB, F कितना है MG, क्यों, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, S क्या है S है अब यहाँ H, और cos थीटा 180, हम जाना चाहते हैं ऊपर, फ्रिक्शन है सॉरी MG है नीचे, हम जाना चाहते हैं ऊपर, तो कितना आ गया ये cos 180, तो -MG H कितना है S साइन थीटा। अरे सर ये तो वही आ गया, तो हम भी तो वही कह रहे हैं,
अब टोटल वर्क डन निकाल दो। ए से कहाँ गए सी, सी से कहाँ गए बी, कैसे निकालोगे डब्लू ए सी और डब्लू सी बी। हाँ जी, ये कितना 0, ये माइनस एम जी एस साइन थीटा, तो डब्लू टोटल कितना आ गया ए से बी तक माइनस एम जी एस साइन थीटा। ये लो जी, ये नया तरीका हो गया। तो मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3, सारी बातें समझ में आ रही हैं। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ये बात आपको प्रूफ हो गई होगी अब तो, कि कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। इस वजह से जो हमारा वर्क डन है वो तीनों ही केसेस में रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रहा, केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट है। हमको ए और बी बता दो कहाँ कहाँ है, हम वर्क डन कैलकुलेट कर देंगे। फटाफट नोट कर लो, फिर राउंड ट्रिप का हम वर्क डन निकालते हैं। फटाफट नोट करो। हाँ जी, चलिए देखिए कि यदि राउंड ट्रिप वाला क्वेश्चन रह गया है अभी, तो हम वापस ड्रॉ कर रहे हैं डायग्राम, एक बार देख लें आप लोग। हाँ जी, सब लोग कॉपी पेन छोड़ दें कुछ देर के लिए, आंसर बताएं। यदि राउंड ट्रिप हम ए से बी तक जाना चाहते हैं और बी से वापस ए तक जाना चाहते हैं और एस डिस्टेंस कवर करना चाहते हैं, तो बताइए क्या आंसर लिखोगे। आपने कैलकुलेट कर लिया है? कर लिया तो जवाब दीजिए। किस किस का आंसर ए से बी तक और बी से ए तक जाने पे 0 आ रहा है? देखो इधर, ये तो बात समझ में आ गया होगा। ए से बी तक जाने पे कितना आया था, माइनस एम जी एस साइन थीटा। चलिए अब हमको बी से ए तक और निकाल सकते हैं, वैसे तो सेम पैटर्न है बट फिर भी बी से ए तक निकालने भी 3 तरीके हैं। हम एक तरीका बता रहे हैं, बाकी आप खुद निकालिएगा। चलिए कौन सा तरीका बताएं? एक तरीका तो यह है कि यहाँ से यहाँ आए। यदि हम यहाँ से यहाँ आए, पहले बी से सी तक आए, तो डब्ल्यू बी सी कितना हो जाएगा, नीचे की तरफ क्या लग रहा है एम जी। आप कहाँ आ रहे हैं, नीचे की तरफ, तो एंगल कितना 0 डिग्री का। तो क्या लिखोगे, एम जी एच कॉस 0। एच बराबर क्या निकाले थे अभी, एस साइन थीटा। तो डब्ल्यू बी सी बराबर कितना आया, एम जी एस साइन थीटा। अब यदि बी सी आ गया है तो डब्ल्यू सी ए कितना आ जाएगा, 0। डब्ल्यू सी ए बराबर कितना है, 0। तो ए से बी तक, बी से ए तक कितना आया टोटल, नहीं अभी रुको, डब्ल्यू बी ए कितना आया टोटल, प्लस एम जी एस साइन थीटा। मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचना चाहते थे, बी से ए तक फाइनली पहुँचना चाहते थे हम। पहले बी से सी तक गए, फिर सी से ए तक गए, 0 आया। टोटल कितना आया बी ए। अब हम निकालना चाहते हैं टोटल वर्क डन, तो डब्ल्यू ए से बी और बी से ए क्या लिखेंगे, ए से बी तक जाने में और बी से ए तक जाने में। हाँ जी, ए से बी तक जाने में कितना है, माइनस एम जी एस साइन थीटा, और बी से ए तक आने में कितना है, प्लस एम जी एस साइन थीटा। टोटल कितना, 0। और यही हम सिखा रहे थे आपको, कंजर्वेटिव फोर्स में राउंड ट्रिप पर या गोल मतलब क्लोज पाथ में 0 होगा। कई सारे बच्चे सोच रहे हैं सर ये तरीका तो हमको आता है, ये बता दो। ठीक है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, एम जी साइन थीटा। आप कहाँ आ रहे हो, नीचे की तरफ, एंगल कितना 0 डिग्री। तो सीधा सीधा लिख दो ना, डब्लू बराबर, डब्लू बी से ए तक आ रहे हो ना, तो डब्लू बी ए बराबर एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, और आप कहाँ आ रहे हो, एस नीचे आ रहे हो, और एंगल कितना आ जाएगा 0 डिग्री। तो सीधा सीधा आ गया एम जी एस साइन थीटा। हमें ऐसा लगता है कि यदि कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क डन निकालना है, तो शायद आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसको समरी कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद फ्रिक्शन का करवा रहे हैं। समरी ऐसे कर रहे हैं, ध्यान रखना, कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन निकालने के लिए आप थीटा को चेक कर लें और इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ध्यान रखें। बात आया समझ में? इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ध्यान रखें, इसके अलावा कुछ नहीं करना। थीटा को इसलिए बोला है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपको साफ दिखाई देगा। यदि ग्रेविटेशनल दिया है तो mg इस्तेमाल करना है, यदि इलेक्ट्रिक फोर्स दिया है तो k q1 q2 अपन r स्क्वायर इस्तेमाल करना है। लेकिन थीटा आप मैच कर लें, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, सीधे सीधे काम कर लें। ठीक है, ध्यान रखना। एक बात और, कोशिश करो टेढ़े मेढ़े रास्ते से ना जाओ। फॉर एग्जाम्पल आपको ये दे दिया कोई क्वेश्चन कि ए से और बी तक जाना है, ये लो जी। अब ये आपको हाइट दे रखी है, तो दिमाग ये मत लगाओ यहाँ कैसे जाएंगे, यहाँ जाना ही नहीं है, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ। केवल ये देख लो हाइट कितनी है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हाइट के संग वेरी करेगा, फोर्स वेरी नहीं करेगा, सॉरी, फोर्स के कारण वर्क डन वेरी करेगा।
नीचे की तरफ क्या लगेगा mg, इधर जा रहे हो तो यहाँ तो 0, यहाँ नीचे की तरफ क्या mg, ऊपर जा रहे हो तो cos 180। बस इतनी सी बात है, समझ में आ गया है। चलिए अभी और हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे तब और समझ में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यही क्वेश्चन करना है लेकिन वर्क डन निकालना है अब फ्रिक्शन फोर्स के कारण। तो चलिए इस क्वेश्चन को यहीं से शुरुआत कर देते हैं। क्या लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे क्वेश्चन तो यही है, एक मास है और इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है, एंगल थीटा है और इसको एस ए से बी तक लेके जाना है। तो इन दोनों मास का ब्लॉक का जो नीचे वाला सरफेस है और इंक्लाइंड जो सरफेस है इनके बीच में कितना है, म्यू मान लीजिए, क्या है म्यू। अब यहाँ म्यू के हो सकता है क्योंकि ये मोशन में है तो म्यू के होगा, मतलब काइनेटिक को फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होगा। म्यू के आपको दे रखा है। तो अब क्या करना है, अब हमको क्या करना है, फ्रिक्शन फोर्स के कारण वर्क डन निकालना है। कैलकुलेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, इतना सा काम करना है। कब कब कैलकुलेट करना है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है ए से बी तक जाने में, मतलब डब्ल्यू ए बी। सेकेंड कैलकुलेट करना है बी से ए तक आने में, मतलब डब्ल्यू बी ए। और तीसरा है ए से बी तक। कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर रुक जाओ, कि सर वो आप फ्रिक्शन में एक लास्ट बात और बता रहे थे कि यदि हम रास्ता बदल दें या पाथ डिपेंडेंट कैसे होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वो बताए नहीं। इसलिए नहीं बताए क्योंकि यहाँ हमको समझाना है वो, इस वजह से। ठीक है, कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितनी समय सीमा है उसमें जितना कुछ डाटा, जितना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। अच्छी बात है, आप जॉब लग जाएं, क्योंकि आप खुश रहें और आपके संग जितने भी लोग हैं वो भी काफ़ी खुशी हो जाएंगे, जॉब लग जाएगी तो इस वजह से कोशिश पूरी की जा रही है। आप क्या करें, सबसे पहले ए से बी तक का वर्क डन खुद कैलकुलेट करें, फिर बी से ए तक का वर्क डन खुद कैलकुलेट करें, फिर ए से बी से ए राउंड ट्रिप का वर्क डन खुद कैलकुलेट करें और वीडियो को रोक दें, खुद के साथ ईमानदार रहें, फटाफट आंसर निकाल के बताएं कितना आ रहा है, फिर समझाएंगे हम तो। ठीक है, आपने वीडियो को पॉज कर दिया होगा और ट्राई कर लिया होगा। चलिए अब हमारी तरफ देखिए, मतलब बोर्ड की तरफ देखिए। सबसे पहले हम ए से बी तक चलते हैं और ये मार्क तय करते हैं। नहीं सर, हम तो ये करना चाहते हैं, नहीं कर सकते। क्यों? पहली बात तो इसलिए नहीं कर सकते, मार्ग हम चेंज या पाथ को हम चेंज इस वजह से नहीं कर सकते, यदि इस जगह आप ब्लॉक को खिसकाओगे तो यहाँ का फ्रिक्शन आपको पता ही नहीं है कितना है। फ्रिक्शन पता है क्या? नहीं पता है। दूसरा, यहाँ से यहाँ तक खिसकाने में फ्रिक्शन काम करेगा और यहाँ से यहाँ तक खिसकाने में भी फ्रिक्शन काम करेगा। इस वजह से 2 बार फ्रिक्शन का वैल्यू कैलकुलेट होगा तो वर्क डन बढ़ जाएगा। हमको नहीं करना, उसने कहा है ए से बी तक बताओ, तो ए से बी तक स्पेसिफिक वर्क डन ही बताना है। बात आ रही है समझ में? ग्रेविटेशन में क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का 0 हो जाता था, इस वजह से हमारे आंसर मैच करते थे। लेकिन फ्रिक्शन में आंसर 0 नहीं होता, क्योंकि फ्रिक्शन जो है हमेशा वर्क करता है। देखो इधर हम जाना चाहते हैं ए से बी की तरफ, तो देखो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा सर? पीछे की तरफ। आगे कहाँ जाना चाहते हो आप? एस डिस्टेंस, तो एंगल कितने का है? 180 का। तो पहले आंसर का क्या होगा? डब्ल्यू ए से बी जाना चाहते हैं तो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा। हाँ जी, फोर्स कितना है? फ्रिक्शन फोर्स एफ आर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एस है। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 का। तो कितना है? माइनस एफ आर एस। सर एफ आर की वैल्यू बता दो। देखो हमने बहुत कैलकुलेट करवाई है फ्रिक्शन में, अब तो आप आदी हो गए होंगे। ये जाहिर सी बात है, ये कितना आता है? ये आता है एम जी कॉस थीटा। और ये कितना आता है इधर वाला कंपोनेंट? एम जी साइन थीटा। और तो बताइए रिएक्शन फोर्स कितना होगा? रिएक्शन फोर्स होगा आर बराबर एम जी कॉस थीटा के। होगा कि नहीं होगा? चलिए, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है? ये होती है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट और रिएक्शन फोर्स। तो ये तो म्यू के दे रखा है, या एम जी कॉस थीटा लिख देंगे। तो डब्ल्यू ए बी क्या आ जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स इंटू एस माइनस में। तो डब्ल्यू ए बी क्या लिखेंगे भाई? माइनस मतलब म्यू के एम जी कॉस थीटा इंटू एस। ठीक है, दिख रहा होगा आपको? वापस लिख रहे हैं यहाँ पे, माइनस म्यू के
mgs cos थीटा। ये आ गया डब्ल्यू ए से बी तक का। और डब्ल्यू बी ए चेक करोगे तो ये प्लस में आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लेके आओगे तो फ्रिक्शन उल्टा, डिस्प्लेसमेंट इधर। तो ऐसा करें, आप इसको लिख लें, नहीं तो हम यहाँ समझा देते हैं इसको। देखो जी, डब्ल्यू बी ए बराबर, देखो डब्ल्यू बी ए में आप आना चाहते हो नीचे की तरफ, तो एस डिस्टेंस इधर लग रहा है, ठीक है, एस डिस्टेंस इधर है या एस डिस्प्लेसमेंट इधर है, और फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। एंगल अब भी कितना है, 180। तो डब्ल्यू बी ए बराबर फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और कॉस 180। तो डब्ल्यू बी ए वही लिख दें, माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा इंटू एस। तो बताइए राउंड ट्रिप में क्या हो गया, जोड़ दो सर, डब्ल्यू ए से बी तक गए, बी से ए तक गए, तो डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी ए बराबर -2 म्यू के एम जी एस कॉस थीटा। तो ये क्या प्रूफ हो गया कि राउंड ट्रिप में वर्कडन क्या होगा, 0 नहीं होगा। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दोनों के एग्जाम्पल आपको करवा दिए, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब अगला टॉपिक चालू करते हैं, फटाफट इसको नोट कर लो।